क्वेश्चन नंबर 91 और ये क्वेश्चन पेपर है आपका 2016 का। फर्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए कि यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर है, ठीक है, यानी कि कोई भी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर उत्पादन कर रही है तो तब क्या होगा। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी ना, यही क्वेश्चन था सेम कि यदि एक अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर उत्पादन कर रही है तो पूर्ण रोजगार का मतलब क्या था कि फुल एम्प्लॉयमेंट। और फुल एम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई जो है ना वो वर्टिकल होती है। इसमें दो तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। तो अब आप देखिए फर्स्ट आंसर है इसका जो मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑप्शन आंसर नहीं, सरकार का बजट संतुलित है। सरकार का बजट संतुलित का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने इतना ही तो टैक्स लगाया है और इतना ही एक्सपेंडिचर किया, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट से। व्यापार से संतुलन में इनके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इक्वल है। बेरोजगार की दर शून्य, आपको मैंने कल भी बताया था कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो वहाँ पर हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जीरो है। यहाँ पर दो तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज रहेगा, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। तो ये हो जाएगा, ये फ्रिक्शनल होता है, ठीक है ना। घर्षणात्मक जो बेरोजगारी होती है फ्रिक्शनल होती है, जो शॉर्ट रन के लिए होती है। जैसे कि किसी बहुत सारे आदत होती है ना कि कुछ की कि एक जॉब को छोड़कर एक में उनका मन नहीं लगता, बी जगह चले जाते। तो इससे जो एक जगह से छोड़कर जब हम सेकंड जगह जाते हैं तो उसमें जो टाइम हमें फ्री रहते 10 दिन 15 दिन महीना, तो वो आपका फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होता है। अब है कि निवेश बचत के बराबर है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। ये किसकी विचारधारा, तो सबसे पहले है तो ये केन्स की भी, लेकिन सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में, क्लासिकल ने। और सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक सप्लाई साइड होती है इनकी एग्रीगेट सप्लाई जिसको आप इनकम के इक्वल रखते हो, इसमें क्या होता है C+S। एक होता है एग्रीगेट डिमांड जिसको आप एक्सपेंडिचर बोलते हो, और ये क्या होती है C+I इनकी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन। यदि हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल करते हैं तो क्या आ जाएगा, C+S इक्वल टू C+I। C से C कैंसिल हो जाएगा, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। उसके बाद है कि जॉन मेनार्ड केन्स की बात की जा रही, केन्स की बात है। एक तो ये अमेरिकन इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है, 92 का बेटा ये तो ठीक है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के बराबर आंसर, बट इसका बी होगा, सीमा इसका आंसर बी होगा बेटा, क्योंकि इन्होंने ये पूछा कि किसकी विचारधारा, ऊपर नाम नहीं लिखा, ये केन्जियन विचारधारा है, ये क्लासिकल विचारधारा, नीचे क्या आएगा, यह बचत निवेश के बराबर है जैसे ही, ठीक है ना, ये आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद मेनार्ड केन्स की बात की जा रही है कि जो मेनार्ड केन्स हैं ये कौन कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, ब्रिटेन के हैं या और कहीं के हैं, आंसर बताइए एक बार। सुखविंदर, निशा, सीमा, जो केन्स हैं वो ब्रिटेन के हैं या अमेरिका के हैं या और कहीं के हैं। इसका आंसर दीजिए। अब आप सभी जानते हो कि जो क्लासिकल है, सर क्लासिकल किसको लेकर चलते थे, कैपिटलिज्म को, यानी कि मार्केट मैकेनिज्म की बात करते थे। और ये सेज जो है से का लो पड़ा है ना, अपने सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड की पूर्ति अपनी मांग का से निर्माण करती है कि आप पूर्ति कर दीजिए, डिमांड की मत चिंता कीजिए, अपने आप ही डिमांड हो जाएगी। अब ये इसको बिल्कुल जो केन्स है वो कहता है कि भाई ऐसा नहीं होता। और आपने ये देखा भी 1931 जब 1929-30 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उस टाइम पर ये नहीं हुआ कि जो सप्लाई थी वो अपने आप ही डिमांड कर ली गई, यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन की जरूरत पड़ी। इसलिए जो पब्लिक इकोनॉमिक्स है ना वो यहीं से उसका महत्व स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कि इसमें विश्वास नहीं करते थे। और वो जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके फादर हैं, ना कि माइक्रो के। इसमें विश्वास नहीं करते थे कि निजी निवेश में परिवर्तन आर्थिक अस्थायित्व ये कुछ नहीं है। अब उसके बाद आगे चलिए आप, आगे है क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है कि कमर्शियल बैंक की डिमांड डिपॉजिट
ठीक है ना, लाइबिलिटीज दी हुई हैं 1 लाख रुपए हैं। अब ये सोल्व करने का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कमर्शियल बैंक की बताया इन्होंने कि जो कमर्शियल बैंक है वो होल्ड्स किए हुए हैं कितने, 1 लाख रुपए, 1 लाख। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। उनके पास कितना है, 1 लाख रुपए उनके पास है, एक तरीके से डिपॉजिट है। उनके पास जो रिजर्व है ना, रिजर्व ये लिखा हुआ ना फंड, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो कितना है, 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद जो एडिशनल रिजर्व है, ये लिखा हुआ ना कि 20,000 के कोर्स है, ये एडिशनल रिजर्व है। ये तो है उनके पास डिमांड डिपॉजिट, एडिशनल रिजर्व है उनके पास 20,000, ठीक है, ये 20,000 है। और ये जो आरक्षित कोषानुपात है ना, ये क्या है आपका, जो आपका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो इसको बोलते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, ये है आपका 10%। ये 10% को कैसे करोगे, यानी कि 10% एक तरीके से 10/100 करते हैं ना, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 0.1। उसके बाद क्या पूछा गया है कि यदि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो 10%, तो अधिकतम ऋण की सीमा क्या है जो बैंकिंग व्यवस्था बढ़ा सकती है। यानी कि अगर क्रेडिट क्रिएशन जो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो 10 है, जो 10% है जो बैंकों को आपकी टोटल डिपॉजिट का अपने पास रखना पड़ता है, तो वो कहती है कि अगर ये 10% है तो आगे उनमें कितनी कैपेसिटी है कि वो आगे कितना लोन दे पाएंगे, ये बात पूछी गई है। तो आपने देख लिया डिमांड डिपॉजिट, एडिशनल और रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो इतना है। तो आगे चलते हैं हम। अब देखिए आप, अगर यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, क्या करेंगे हम, जो डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो निकल कर आया है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि इस 1 लाख का कितना बनेगा 10%, ठीक है ना। तो 1 लाख थे, 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 10/100, ठीक है ना। 10 में अगर आप 100 करते तो कितना हो जाएगा, तब भी कितना आएगा, 10,000, ठीक है ना। तो ये 10,000 हो जाएगा कि 10,000 उसको रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो रखना पड़ेगा, किस में से, 1 लाख में से। तो ध्यान रखना रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो आपका कितना निकल कर आ गया, 1 लाख का 10,000। अब उसके एडिशनल रिजर्व कितने थे, 20,000। तो हम क्या करेंगे, एडिशनल 20,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,000 को, कितना, हाँ 10,000 को माइनस कर देंगे, 1,000 नहीं है, 10,000 निकल कर आना, 10,000 को, तो कितना आ जाएगा। अब उसके पास आ गया 10,000, और ये 10,000 वो है जो कि एक्सेस रिजर्व है, ठीक है ना। ये जो 10,000 निकल कर आना, ये एक्सेस रिजर्व है, और ये एक्सेस रिजर्व वो रिजर्व है जिसको बैंक आगे फर्दर लोन दे सकता है। आपको यहां तक क्लियर है सुखविंदर, निशा, सीमा? यहां तक बताइए बेटा। ये आपने निकाल लिया है कि जो एडिशनल रिजर्व था उसमें से आपने क्या कर दिया, जो भी आपका ये एडिशनल रिजर्व कितना था, 20,000 था, इसमें से जो आपने रिजर्व रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो 10,000 निकाला था उसको आपने माइनस कर दिया, और ये निकल कर आ गया आपका एक्सेस रिजर्व। एक्सेस रिजर्व ही वो होता है जिसको आगे बैंक लोन दे सकता है। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा। क्रेडिट मल्टीप्लायर, उसका फॉर्मूला क्या था, 1 में रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, ठीक है ना, 1 में रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। अगर आपने देखा था तो वो कितना था, 10% था, ठीक है ना, यानी कि 10/100 था, इस तरीके से था ना। 1 सेकेंड लिख लेते, 1 में 1 ऊपर रहने देते, 1 में कितना था, 0.1 लिखो, या फिर नीचे लिख दो कि 10 में, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही लिख दोगे तो 0.1 ठीक है। तो अगर ये 0.1 था तो इसके नाम की क्या करोगे, आप ऊपर एक 0 लगा दोगे, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, खाली 1 बच जाएगा। तो आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना निकल कर आ गया, 10 निकल कर आ गया एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे, एक्सेस रिजर्व को मल्टीप्लाई कर देंगे क्रेडिट मल्टीप्लायर से। तो एक्सेस रिजर्व था आपका कितना, 10,000, और जो आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर निकल कर आया 10,
तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1,00,000 रुपए, इसलिए आंसर आता है इसका बी। उसके बाद हम बात करते हैं कि किन दो कारणों की समानता से विदेशी विनिमय जो एक्सचेंज रेट होती है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है वो डिटरमाइन होती है। अब इसको एक बार पढ़िए, फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है। पहले तो आप ऑप्शन को पढ़ लिया करो। हेलो बेटा, हेलो। गेमिंग बेस्ट, नाम क्या है आपका बच्चे? अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, पहले तो आप आंसर पढ़ लिया, इसके जो नीचे ऑप्शन दिए होते हैं उनको पढ़ो। एक्सचेंज से रिलेटेड है, यानी कि आपके देश से संबंध नहीं है इसका। निर्यात कीमतें और मुद्रास्फीति, ठीक है। अब निर्यात कीमतें और मुद्रास्फीति का इससे कोई लेना देना। बजट घाटा, व्यापार घाटा, ये तो आपका देश का मामला है। व्यापार घाटा भी आपके देश का मामला है। अब आती है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर क्या होती है? परचेजिंग पावर वो होती है, यानी कि जो खरीदने की क्षमता होती है। इसे हम कैसे देखते हैं कि हमारा जो रुपया है, हम इसको अगर अमेरिका में लेकर जाएं तो वहाँ पर अगर कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदें तो ये देखेंगे कि हम वहाँ जाकर इससे कितनी चीज़ें परचेज कर पाते हैं। और एक्सचेंज रेट भी जो होती है वो भी क्या होती है, जो भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको डिटरमाइन करने में मदद करती है। कैसे करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस कंट्री में ज़्यादा होगा, ध्यान रखना, जिस कंट्री में भी ज़्यादा होगा ब्याज की दर, वहाँ पर जो बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो उसका जो फॉरेन करेंसी है उसका इनफ्लो होगा। जितना ज़्यादा फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपकी जो करेंसी है ना वो मजबूत हो जाएगी। जब आपकी करेंसी मजबूत होती है तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे की करेंसी अब आपकी करेंसी के कंपैरिजन में सस्ती हो गई है। तो आपकी साइड से अगर आप देखोगे ना, एक्सचेंज रेट कैसे होती है, देखिए ये एक्सचेंज रेट की एक तरीके से ये डिमांड होती है और ये सप्लाई होती है। यहाँ पर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता, मान लेते कि ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो गई। यदि डिमांड ये यहाँ पर यदि इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपको क्या शो करती है कि डिमांड ज़्यादा है, ठीक है ना, और सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा का मतलब क्या है कि एक्सचेंज रेट, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, एक मिनट, ये सप्लाई करा हो, नीचे वाला डिमांड करा, तो उसमें है ना जब एक्सचेंज रेट ज़्यादा होती है ना, एक्सचेंज रेट ज़्यादा होने का मतलब होता है कि अब यहाँ पर सप्लाई तो ज़्यादा है उस करेंसी की, लेकिन डिमांड क्या है, कम। यहाँ पर क्या, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर। यदि गिर के यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सस्ता हो गया, यानी कि एक्सचेंज रेट क्या डिक्रीज हो गए, तो इस पर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सचेंज रेट में निर्धारित करने में दो जो फैक्टर हैं वह महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सीमांत उत्पादन ह्रास नियम। सीमांत उत्पादन ह्रास नियम का क्या मतलब होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो वह करें कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है उसके अंदर जो एक तरीके से ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है, ये क्या किस चीज़ को दिखाती है? फर्स्ट है कि एक सीमा के बाद अतिरिक्त उपाय, अतिरिक्त उपयोगिता जो उत्पाद के अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होती है, इससे उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। देखिए ये पहली बात तो वहाँ पर उत्पादन की बात है, मार्जिनल प्रोडक्शन की बात हो रही है 96 का, तो यहाँ पर यूटिलिटी कहाँ से आ जाएगी? ये तो आएगा ही नहीं। दूसरा कि एक पर कम्पिटेटिव इंडस्ट्री द्वारा उत्पादित वस्तु का मांग होकर नीचे की ओर ढलवा होता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन ह्रास का मतलब ये होता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना, मार्जिनल जो प्रोडक्ट है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो वो लगातार गिर रहा है, ठीक है। इसका कारण क्या कि लेबर जो है ना बढ़ती जा रही है, पहले इतना था, फिर इतना था, फिर इतना गिर रहा। तो अब ये इसके बाद ये भी नहीं होता कि जो डिमांड करो डाउनवर्ड स्लोप होता है, इसका क्या लेना देना इससे। उसके बाद आता है कि एक फर्म का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का होता है। उसके बाद है कि जब अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन का विस्तार करती है तो अंतोगतवा सीमांत लागत बढ़ती है। तो देखिए जैसे जैसे एक फर्म क्या करेगी, जब प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी तो उसकी जो प्रोडक्शन करने की लागत है वो क्या होगी, इंक्रीज करने लग जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करती है, तभी तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, डिक्लाइन कर रही होती है। यदि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी साथ के साथ में बढ़ जाए तो फिर तो कॉस्ट बढ़ेगी ही नहीं,
तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जब हम लेबर का यूज करते हैं तो उसका यूज करने से जैसे जैसे लेबर बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी प्रोडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी। और दूसरी बात क्या है कि सेकंड क्या, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है उसमें जो कमी होती है वो इस चीज को दिखाता है। ये सी देखिए, जो सी आप देख रहे हो ना, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो ये बताता है कि दीर्घकाल में, और आप सभी जानते हो कि दीर्घकाल में क्या है, ये तो ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा पहले कॉस्ट घटेगी, फिर मिनिमम होगी, फिर वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आता क्वेश्चन 97। 94 को एक सेकेंड, अच्छा देखिए 94 को एक बार रिपीट करती हूँ दोबारा। बेटा आप एक बार अपना ना अपनी फोन की क्वालिटी इंक्रीज करो। इसको देखो, दोबारा देखते हैं। यहाँ पर बताया गया 94 में डिमांड डिपॉजिट दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ, 1 लाख, ठीक है। और उसके बाद जो एडिशनल आपका यहाँ पर दिया हुआ है, एडिशनल रिजर्व दिया हुआ है यहाँ पर 20,000, एडिशनल रिजर्व है। आपका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो जो लियान की आरक्षित कोषानुपात, ये है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। ये रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो है आपका 10%। अगर फिर आप क्या करो, इसका 1 लाख का अगर आप 10% निकालोगे, 1 लाख का आप 10%, तो कितना निकल कर आएगा, ये 10/100 कर दोगे क्योंकि परसेंटेज के नाम का कट जाएंगे, तो ये कितना आएगा, 10,000 निकल कर आ जाएगा आपका, कि 1 लाख का रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो कितना, 10,000 है। उसके बाद आप देखिए अब क्या करोगे, एडिशनल कितना है आपका, 20,000। उस एडिशनल में से आप इसको घटा दोगे, 20,000 में से 10,000 को घटाओगे, यानी कि 20,000 था, उसमें से 10,000 को अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 10 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको चाहिए, इस 10,000 ही एक्सेस रिजर्व है, ये 10,000 उसके पास एक्सेस रिजर्व जिसको वो लोन दे सकता है। अब यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी क्रेडिट मल्टीप्लायर की। क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालने के लिए आपको 1 में क्रेडिट रिजर्व जो आपका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो है उसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आप करोगे तो ये कितना था आपका, 10 था ना, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 10/100, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 0.1, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, नीचे एक जीरो उसके नाम का पॉइंट आ जाएगा, तो 0.1। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर आपका कितना है, क्रेडिट मल्टीप्लायर आपका 0.1, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपका 1/10/100 ये है। उसके बाद आपको एक्सेस रिजर्व को और क्रेडिट मल्टीप्लायर को, आप क्रेडिट जो मल्टीप्लायर है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 10 गुणा में, एक सेकेंड, जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो आपका कितना है, पीछे वाले से ध्यान रखिए आप, क्रेडिट मल्टीप्लायर आपका कितना था, 10 था ना, ठीक है। 10 ही तो निकल कर आएगा, यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, या आप इसको ये रखिए 1 में 0.1 है, इसके नाम के ऊपर 0 चली जाएगी, तो ये नीचे 1 है तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो एक्सेस रिजर्व और क्रेडिट मल्टीप्लायर आपका आ गया 10, तो एक्सेस रिजर्व था आपका 10,000, ये आ गया 10, तो ये फिर 1 लाख हो जाएगा आपका। बेटा एक बार आप है ना अपने फोन की क्वालिटी इंक्रीज करो। और किसी को प्रॉब्लम है क्लियर दिखने में? बताइए, और भी किसी को प्रॉब्लम है? पूनम, सुखविंदर, निशा, सीमा, ओके ओके। अब फिर हम इसको सोल्व करते हैं 97 को। 97 में क्या दिया कि एक अर्थव्यवस्था में संभावित उत्पादन का मतलब होता है पोटेंशियल, जो आप कर सकते हो,
और करंट में जो हम अब कर रहे हैं वो है 25,000 और हम कर सकते हैं वो है 30,000, यानी कि पोटेंशियल है 30,000 और जो करंट है वो है आपका 25,000। एमपीसी दी हुई है 0.5 के। तो केंजियन अर्थशास्त्री से किसकी अनुशंसा की अपेक्षा, यानी कि जो केंज जो इकोनॉमिक्स है उसमें नीचे आप ऑप्शन को एक बार पढ़िए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो टैक्स की कोई बात ही नहीं की गई है, तो इसलिए इसको तो आप छोड़ दो। कि ऊपर देखोगे ना आपके टैक्स की तो करो को 2500 से घटाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जब आप निकालते हो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो क्या होता है कि चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन जी, कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में चेंज होने से इनकम में जो चेंज आया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले लिख लोगे कि जो आपकी पोटेंशियल है वो है आपकी 3,000 और जो करंट आपका इनकम है वो आपकी या जो भी प्रोडक्शन है वो आपका 2500। अब यहाँ पर आप एक बार एमपीसी निकालो, पहले एमपीसी कैसे मल्टीप्लायर निकालो, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, कितना दिया हुआ 0.5, तो 1/1 माइनस 0.5 करोगे तो 1/0.5 आ जाएगा। और फिर ये कितना आ जाएगा आपका मल्टीप्लायर आ गया 2 आ गया है, ठीक है ना, यानी कि जो आपका मल्टीप्लायर है 2 यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या चाहिए, चेंज इन वाई चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लायर तो आ गया आपका 2। अब आपको क्या चाहिए, चेंज इन वाई चाहिए। तो चेंज इन वाई आप 3,000 में से 25,000 माइनस कर दो, तो चेंज इन वाई कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 5,000। और यहाँ पर चेंज इन जी आपको ये निकालना ही है, मल्टीप्लायर दिया हुआ है 2, तो अब क्या करोगे, इन दोनों को, इसको और इसको क्या कर दोगे, इस साइड ले जाओगे तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 इंटू चेंज इन जी इक्वल टू 5,000। अब इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, इसके नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 2500। आंसर आ जाएगा बेटा ए आएगा 97 का, निशा ए आएगा बेटा। जब पैमाने की मित बताए, पैमाना लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये करें कि जो आपकी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स ऑफ जो स्केल्स होती है, जो इकोनॉमिक्स होती है, आपको पैमाने की मित बताया का क्या मतलब होता है कि जो आपको फायदा हो रहा होता है। जब पैमाने की मित बताए महत्वपूर्ण है और इसलिए एक उद्योग प्राकृतिक एकाधिकार की ओर प्रवृत्त होता है, ऐसे में उद्योगों को कई छोटी फर्मों में विभाजित करने से ये क्या करें कि वो करें कि जब एक कोई भी इंडस्ट्री है उसको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिल रहे हैं। हाँ, रिटर्न टू स्केल जो होता है ना, वो होता है बेटा, एक होता है रिटर्न टू फैक्टर, एक होता है रिटर्न टू स्केल। तो रिटर्न टू स्केल जो होता है वो होता है लॉन्ग रन के लिए और रिटर्न टू फैक्टर होता है शॉर्ट रन के लिए। यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पूछागा, जो बचते होती है, जो प्रॉफिट की बात होती है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब होता है जब जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते हो तो वैसे वैसे, ओके शिवानी, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो लगातार गिरती रहती है, ठीक है, जब आपको बचत हो रही होती है। ये आपका मीनिंग ये है इसका। उसके बाद अब वो करें कि अगर मान लिया जाए कि एक उद्योग ना बहुत बड़ा हो गया, बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है, अब उसको क्या करना पड़े कि अपने आप को डिवाइड करना पड़े छोटी छोटी फर्मों में, तो क्या होगा, अल्पकाल में कीमतें कमी की ओर अभिमुख होंगी। वो करेंगे शॉर्ट रन में क्या होगा कि कॉन्टिन्यूअस जो है ना प्राइस जो है वो क्या करेंगे, डिक्लाइन होते रहेंगे। ये बात बोली कीमतें, पहला तो नहीं होगा। सेकंड है कि कीमतें बढ़ने की ओर अभिमुख या छोटी फर्मों की प्रति इकाई ऊंची लागत। वही बात है कि जब वो बड़े लेवल पर उत्पादन करता है तो उसकी कॉस्ट कम आती है, यदि वो छोटे लेवल पर प्रोडक्शन करेगा तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे है सी कि यदि मांग बेरोजगार है तो कीमतें बढ़ेंगी, किंतु लोजदार है तो घटेंगी। इनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मांग बेरोजगार है, लोजदार है। उत्पादक को मुनाफा कम होने से कीमतें घटेंगी, कि उत्पादक को मुनाफा कम है इसलिए, ऐसा तो कभी होता है कि उसको कम मुनाफा हो रहा है इसलिए कीमतें घटेंगी, नहीं ना। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी। उसके बाद है कि यदि मैं 99 का, यदि मैं अधिक संतरे पैदा करता हूं तो मुझे अधिक मुद्रा प्राप्त होगी। देखिए क्या करा है, यदि संतरों का यानी कि जो ऑरेंज है उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो कह रहा है कि ज्यादा
उसको पैसा मिलेगा। इसी भांति यदि संतरों का टोटल उत्पादन बढ़ता है तो संतरे पैदा करने वाले की आय बढ़ जाएगी। ये कथन जो है ना क्या है, स्पष्ट उदाहरण है किसका। ये कैसा सोच रहा है, ये सोच रहा है कि जैसे जैसे मेरा ना संतरों का यानी कि ऑरेंज का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी इनकम बढ़ेगी। तो ये देखिए संयोजन की बात है ये तो, ठीक है ना। एक आदर्श दृष्टिकोण है, आदर्श कुछ नहीं होता, प्रोत्साहन की भूमिका, चिंतन के आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, निर्णयकर्ताओं के मितव्य व्यवहार से नहीं। तो ये संयोजन की बात हो सकती है, संयोजन हेतुवाभास हो सकता है यहाँ पर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 100, ये सोल्व करने का है। क्वेश्चन नंबर 100 को एक बार आप पढ़िए और इसको एक बार सोल्व करते हैं। ये क्या कर रहा है कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो है वही आपका 10 और एक मात्र बैंक को रुपए यानी कि जो बैंक है ना सिर्फ उसको 1000 रुपये जमा प्राप्त होती है, ठीक है। डिपॉजिट सिर्फ बैंक के पास 1000 रुपये है। अब उसमें से उसको रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो कितना, आरक्षित जो अनुपात है वो है 10। तो इस 1000 का 10% निकाल लो आप, तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, 100 हो जाएगा ना, 100 आ जाएगा। बैंक का अधिक कोषों का मूल्य क्या होगा, यानी कि कितना उसके पास अधिक क्या बचेगा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो निकालने के बाद। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 1000 में से 100 माइनस कर दो आप, ठीक है ना। ये रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो जितना भी उसका डिपॉजिट है यहाँ पर, जो टोटल डिपॉजिट ये है उसमें से सिर्फ 900 रुपये आ जाएगा उसका। तो आंसर आ जाएगा बी। इन्फ्लेशन की बात हो रही है कि मुद्रास्फीति अंतराल कम किया जा सकता है। सरकारी व्यय बढ़ाकर। कभी आप बताइए, इन्फ्लेशन जब होता है ना, जब बूम की सिचुएशन होती है तो कौन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है? हाँ, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट करती है और टैक्स को बढ़ाती है, ये काम होता है। तो इसमें जो टैक्स है ना, टैक्स इंक्रीज करके ही हम इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। हेलो प्रियंका, बैंकों के लिए कोषों की आवश्यकता घटाकर नहीं, ये बैंक दर घटाकर ये बल्कि बढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे बढ़ाए जाते हैं और खर्चा कम किया जाता है और टैक्स बढ़ाया जाता है, तब जाकर इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। अब ये करें कि जो मोनेटरिस्ट मॉडल है ना ट्रेड साइकिल का, व्यापार चक्र के मुद्रावादी मॉडल की मुख्य प्रेरक शक्ति क्या है? तो वो है एग्रीगेट डिमांड में परिवर्तन। ये कुछ नहीं है, इनोवेशन और ये, ठीक है ना। तो ये नाम याद आप रख लेना। उसके बाद है कि एक अर्थशास्त्री का एक कथन है कि फर्म शून्य लाभ से प्राप्त कर रही है, कि एक फर्म शून्य लाभ से प्राप्त कर रही है। इसका तात्पर्य है कि कुछ नहीं, एक फर्म शून्य लाभ से नहीं, सिर्फ ये है आंसर इसका। क्वेश्चन ये आपको ये कह रहा है कि एक फर्म सिर्फ शून्य लाभ प्राप्त का मतलब होता है कि उसको इसका इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है ना, इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसका 0 है। तो वो सिर्फ क्या, सामान्य लाभ यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना वही अर्न कर रही है। तो ये लिखा हो ना यहाँ पर आंसर, इसलिए इसका सी है। आप कैसे बता सकते हो कि ये घटिया वस्तु है? मांग की ऋणात्मक कीमत लोच से, कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव होगी। मांग की धनात्मक यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी है ये आपकी पॉजिटिव होगी। मांग की धनात्मक यानी कि इनकम इलास्टिसिटी वो पॉजिटिव होगी। मांग की ऋणात्मक आय लोच से यानी कि इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन ये ध्यान रखना जो मैंने उस दिन आपको शेयर किया था ना, ठीक है ना, वो वाला रिलेशन अब आजकल इनको मान्यता नहीं दी जाती ऐसे को। क्योंकि आपने देखा था कि जो घटिया वस्तु, एक आपकी नॉर्मल गुड्स होती है, उसके बाद आपकी इन्फीरियर गुड्स होती है, गिफिन गुड्स होती है, और यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव। वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि नेगेटिव है, ठीक है ना। इसमें तीनों ही नेगेटिव थी। तो ये ध्यान रखना है, वो वाला जो मैंने आपको बताया हुआ है वही चीज को आप ध्यान रखे चलोगे। घटिया वस्तु ये गिफिन गुड्स होती है बेटा, घटिया, हाँ हीन वस्तुएं होती हैं आपकी गिफिन। हाँ ये घटिया जो है ना इन्फीरियर होती है।
चले आगे। याद है जो मैंने आपको करवाया था या मैं दोबारा रिवाइज करवाऊं उसको? देखिए मैं दोबारा एक बार आपको बता देती हूँ कि जब नॉर्मल गुड्स होती है ना, इसको ध्यान से सुनना, बहुत बार मैंने करवा लिया। नॉर्मल गुड्स में एक आपका प्राइस इफेक्ट होता है, प्राइस इफेक्ट, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट को ही दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट में। जो नॉर्मल गुड्स में आपका प्राइस इफेक्ट होता है वो होता है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होता है और ये भी। दूसरा, जब आपकी नॉर्मल गुड्स के बाद इन्फीरियर गुड्स आती हैं, उनमें जो आपका प्राइस इफेक्ट होता है वो होता है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होता है, और इनकम इफेक्ट होता है पॉजिटिव। उसके बाद जो आपकी इन्फीरियर गुड्स के बाद आती है गिव इन गुड्स, इनमें क्या होता है कि जो आपका प्राइस इफेक्ट होता है ये होता है पॉजिटिव, ठीक है, और ये होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ही रखनी पड़ेगी। आप इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हो, लेकिन वो आप पढ़ते थे ना कि नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव। इन्फीरियर गुड्स में प्राइस इफेक्ट कैसा होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, ये भी नेगेटिव होता है। फिर यहाँ पर इसको भी आप नेगेटिव बोलते थे। उसके बाद आप प्राइस इफेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव गिव इन गुड्स में, ये तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। इन्फीरियर गुड्स में फिर आप इनकम इफेक्ट नेगेटिव बोलते थे। वो जो एक होता कारण और प्रभाव, ये है इफेक्ट, ठीक है ना। जो हम पॉजिटिव कहते हैं वो होता कोज एंड इफेक्ट का रिलेशन, ये प्रभाव है, इफेक्ट है ये, सॉरी वो होता रिलेशन, इफेक्ट नहीं। ये तो इफेक्ट तो यही है, वो होता रिलेशन कि नॉर्मल गुड्स का और इनकम का क्या रिलेशन है। ये हम बात करें इफेक्ट की, तो यही चीज आपको करके जानी है पेपर में, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप। गिव इन गुड्स का बेटा आपने जो पढ़ रखा है ना, ठीक है ना, वो आप, मैंने भी वही पढ़ा हुआ था, बट लेकिन वो होता रिलेशन, वो रिलेशन होता है बेटा। ये ही टेबल आपको लर्न करके जानी है। इस टेबल को आप चैलेंज कर सकते हो, बट उस चीज को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकम बढ़ती है तो हम उन वस्तु की डिमांड भी बढ़ा देते हैं। अब देखिए टोटल इफेक्ट इनका, देखिए यहाँ पर अगर देखोगे तो टोटल इफेक्ट होगा आपका प्राइस इफेक्ट। तो नॉर्मल गुड्स का नेगेटिव है, इन्फीरियर गुड्स का नेगेटिव है और गिव इन गुड्स का पॉजिटिव है। अब इस चीज को देखिए कि एक घटिया वस्तु को पृथक किया जाता है मांग की ऋणात्मक आय लोच से, ठीक है ना। अब यहाँ पर अभी आपने देख लिया होगा कि नॉर्मल गुड्स में यहाँ पर आपने किया था ना, तो जैसा भी आप देखोगे तो ये आंसर उस समय यही था। नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये श्योरिटी है, ठीक है। विवेकशील प्रत्याशा क्रांति को आगे बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 105, रॉबर्ट ई लुकास ने, फ्रेडरिक एस मिस्किन ने, फ्रैंको मोदिग्लियानी ने, लॉरेंस और क्लाइन ने। रॉबर्ट ई लुकास ने रैशनल, जो एक्सपेक्टेशन पढ़ते हो ना, रैशनल एक्सपेक्टेशन, एक होती है आपकी स्टैटिक, जब फिलिप्स करव पढ़ते हो स्टैटिक एक्सपेक्टेशन, उसके बाद आती है एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, उसके बाद आती है रैशनल एक्सपेक्टेशन। तो ये फिलिप्स करव से क्वेश्चन है, फिलिप्स करव वाले मतलब टॉपिक से। एक एकाधिकारात्मक, ये है मोनोपोलिस्टिक, एक होता मोनोपोलिस्ट, एक होता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता विक्रेता की मांग वक्र अधिक लोचदार की ओर अभिमुख होता है, क्योंकि देखिए आप मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में क्या डिफरेंस होता है। मोनोपोली का AR और MR कैसा होता है, स्टीप होता है। उसी तरीके से अगर आप बात करते हो एकाधिकार प्रतियोगिता की तो उसका कैसा होता है, फ्लैट होता है। अगर बात करते हो यहाँ पर मोनोपोली में, एकाधिकार में, या एकाधिकार में क्या होती है, जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है ना, अगर प्योर मोनोपोली है तो 0 हो जाएगी, खाली मोनोपोली है तो लो होगी बहुत ज़्यादा। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, और यहाँ पर हाई होती है, क्योंकि जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा ना वहीं क्रॉस इलास्टिसिटी हाई होगी। परफेक्ट कंपटीशन में सबसे कम प्राइस होते हैं। अगर हम बात करें ना इस चीज़ की, एक बार देखिए, परफेक्ट कंपटीशन है, एकाधिकार है, और एकाधिकार प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता, इनमें क्या डिफरेंस होता है, सबसे जो कम प्राइस होते हैं वो होते परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद हाँ, ये मैंने यहाँ पर एकाधिकार प्रतियोगिता इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर एकाधिकार रहेगा, एकाधिकारात्मक होगा ये, एकाधिकारात्मक, ठीक है, इधर लास्ट में एकाधिकार है, ये देख लेना। सबसे कम प्राइस होते हैं इसमें, फिर होते हैं दूसरे नंबर पर इसमें, सबसे ज़्यादा जो प्राइस होते हैं मोनोपोली में। आउटपुट की बात करें ना, सबसे ज़्यादा जो आउटपुट होता है वो होता है परफेक्ट कंपटीशन में। उसके बाद फिर होता है इसमें एकाधिकार प्रतियोगिता में। उसके बाद होता है आपका सबसे कम जो आउटपुट होता है वो होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, एकाधिकार में। अगर एक्सेस कैपेसिटी की बात करें तो एक्सेस कैपेसिटी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों में पाई जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है, यहाँ पर हाई होती है, यहाँ पर यदि प्योर मोनोपोली तो 0 हो जाएगी, वैसे लो रहेगी। उसके बाद और क्या बात कर रहे थे हम, आउटपुट देख लिया, प्राइस देख लिया, क्रॉस इलास्टिसिटी देख ली, एक्सेस कैपेसिटी मैंने आपको बता दी है। डिपेंडेंसी की अगर बात करें ना, बोलते हैं ना कि इंटरडिपेंडेंसी ना तो मोनोपोली में होती है, ना ही परफेक्ट कंपटीशन में होती है, एकाधिकार प्रतियोगिता में होती है, वैसे सबसे ज़्यादा ओलिगोपोली में होती है। और एकाधिकार में क्या होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो लर्नर वाली जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन वाली जो डिग्री है वो सारी करके जाना आप। और ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। और परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में, तीनों ही कंपटीशन में शॉर्ट रन में आपको मिनिमम लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये तीनों कंडीशन मिलेंगी तीनों में। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो एकाधिकार में हमेशा सुपर नॉर्मल रहेगा, और जो परफेक्ट कंपटीशन है और जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है उसमें हमेशा नॉर्मल रहेगा। और मोनोपोली के अंदर क्या होता है कि जो सप्लाई करा होता है उसको डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है। ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखोगे। तो इसमें क्या है, अधिक लोचदार की बात की जा रही है। जैसे ही बाजार में प्रतिस्थापक उत्पादें बढ़ती हैं, जैसे ही प्रतियोगिताओं की संख्या बढ़ती है, जैसे ही उद्योग में प्रवेश की रुकावटें घटती है, जैसे ही फर्म अपने उत्पाद को प्रतिस्पर्धी फर्मों द्वारा प्रस्तुत उत्पाद से अधिक अलग कर सकेंगी, यानी अधिक लोचदार, सॉरी बेलोचदार, लोचदार नहीं, अधिक बेलोचदार की बात करें। बेलोचदार देखिए कब बनाया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए एक बार। कोई भी आप प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है, कोई भी, उसको कब आप इनइलास्टिक यानी कि लोगों को कब उसकी लत लगा सकते हो कि आपके ही प्रोडक्ट को ले। ये क्या करते हैं कंपनी या फैक्ट्री, सॉरी जो कंपनी वाले होते हैं या कोई भी जब सामान बनाने वाले होते हैं, क्या करते हैं, बार बार एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे। देखा ना आपने कि आपको, आप घर में कोई भी नूडल्स बनाते हो, लेकिन क्या कहते हैं, मैगी बना रहे हैं, आज हम मैगी खाएंगे। आप कोई भी पेस्ट, टूथपेस्ट यूज़ करते हो, सुबह उठते ही मैक्सिमम घर में कहते कि कोलगेट कर लो या कोलगेट कर लो बेटा बेटी जो भी है। तो ये क्या है, उन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट कर करके वो चीज़ें रटवा दी है। तो जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट जो भी की जाती है वो किस लिए की जाती है, ताकि आपका
उस दूसरे प्रोडक्ट की बजाय आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले। तो इसका आंसर होता है डी। एक आप उनको अलग दिखाओगे कि हमारा तुम्हारे दूसरे प्रोडक्टों से बहुत अलग है। अब ये नेशनल इनकम की बात होती है। जब भी नेशनल इनकम खाली लिखा मिले तो आप सोच लेना कि इसको फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड आउट करना, और जब भी किसी फैक्टर कॉस्ट पर आप इसको फाइंड आउट करोगे ना, नहीं बेटा अच्छा ठीक, कलर चेंज कर लो। ओके ओके, मैं बोल रही हूँ ना, उसको एक बार समझ लेना। देखो, जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम को मैंने बता कि फैक्टर कॉस्ट पर ही फाइंड आउट होगे। तो इधर इसका मतलब क्या है कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट पर क्या करते हो, सब्सिडी का प्लस हो जाएगा और जो इनडायरेक्ट टैक्स हो माइनस हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार इसमें कौन सा आंसर बनता है। पहले तो आप देखो सब्सिडी प्लस होगी, तो इसमें सब्सिडी को प्लस देखो एक बार कहाँ पर हो रखा। हाँ, ये इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है। तो 107 की अगर हम बात करेंगे 107 की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दे और सब्सिडी को प्लस कर दे। यहाँ पर ये डायरेक्ट टैक्स है इसलिए नहीं होगा, और ये तो वैसे भी इन्होंने ये किया हुआ। NNP में यहाँ पर देखिए टैक्स प्लस किया हुआ, यह भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रोस नेशनल वो नेशनल इनकम की बात कर रहा है, खाली नेशनल इनकम की, तो इसलिए ग्रोस का यूज नहीं होगा। तो इसलिए हो जाएगा आंसर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 108। GDP 4 क्वार्टर में एक कतार में बढ़ता है। 3-3 महीने का होता ना कि एक ही कतार में बढ़ता है और अगले 3 क्वार्टर में गिर जाता है। भाई एक बार तो 4 क्वार्टर तक बढ़ता रहा, फिर अगले 3 क्वार्टर गिरता रहा। व्यापार चक्कर के संदर्भ में यानी कि जो ट्रेड साइकिल है वो किस प्रकार से मतलब आप समझाएंगे कि पहले विस्तार, फिर शिखर, फिर मंदी, गर्त। ये तो होगा नहीं, ये करें बिल्कुल हम स्टार्टिंग में यहाँ पर है, ये तो ये करें स्टार्टिंग में यहाँ पर है। विस्तार शिखर आप वैसे नहीं होगे स्टार्टिंग में, ठीक है। अब आएगा आपका पहले विस्तार होगा, फिर शिखर होगा, फिर मंदी आएगी। 108 का मेरे हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए ए, क्योंकि पहले क्या आएगा आपकी एक्सटेंशन होगी, उसके बाद आप बूम की सिचुएशन में जाओगे, उसके बाद आप मंदी की तरफ आओगे। तो आंसर हो जाएगा ए 108 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 109। पूंजी स्टॉक में परिवर्तन, यानी कि जो कैपिटल स्टॉक होता है ना उसमें जो चेंज आता है, पूंजी स्टॉक में जो चेंज आता है 109 का, ये स्कल इन्वेस्ट नहीं, ग्रोस इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जब नया इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आंसर सी कि नेट इन्वेस्टमेंट। कैपिटल ह्रास थोड़ा होता है, डेप्रिसिएशन थोड़ा होगा। तो 109 का हो जाएगा सी, नेट इन्वेस्टमेंट। आप बोलते नहीं कि चेंज इन की, चेंज इन क्या होता है कि अब 2022 के दिसंबर में, अब की बात करें ये वाला, मान लेते हैं कि दिसंबर में हमारा जो है वो हमारे पास उस टाइम पर है 5 मशीनें, और जनवरी में थी हमारे पास मान लेते हैं कि 3 मशीनें। तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना, 2 का, ये इसी को कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद देखिए गणितीय तकनीकी, जो वेस्टियर शास्त्र में एक गणित यानी कि जो मैथमेटिकल टेक्निक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में बार बार काम में नहीं ली जाती। अब वो करें कि ऑप्टिमल सिचुएशन, ये तो ली जाती 110 क्वेश्चन का, ठीक है ना। ऑप्टिमल फलन चिन्ह फंक्शन लेते हैं ना हम यहाँ पर, डायग्राम का भी, लेकिन अकाउंटिंग का ज़्यादा यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 110 की अगर आप बात करोगे ना, अकाउंटिंग का कहाँ पर यूज होता है, अकाउंट में, कॉमर्स में। अब फिर आगे है जो आपकी फ्रिक्शनल एंड इम्प्लीमेंट है। हाँ 110 का सी है बेटा। उसके बाद है कि जो फ्रिक्शनल एंड इम्प्लीमेंट है, घट जाएगी यदि बेरोजगारी मुआवजा भुगतान बढ़ जाए, 111 का। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी घट जाएगी, जैसे आपको मिलता है ना
अनएम्प्लॉयमेंट जो एक तरीके से कंपनसेशन मिलता आपको, बेरोजगारी भत्ता जिसको बोलते हैं, वो करे कि ये बढ़ जाए ना, वो तो आपको घर बैठे बैठे मिलता, उससे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे घटेगा। वो करेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी घट जाएगी, नहीं ये नहीं होगा। अब वो करें कि जो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, यदि बेरोजगारी कार्यकर्ताओं को रोजगार विस्तार संबंधी सूचना उन्नत तरीके, देखिए कैसे बढ़ जाएगी, ये करें कि ज्यादा हो जाएगी कि अगर उनको पता चल जाएगी कहाँ कहाँ पर जॉब है, ऐसे थोड़ा होता, बल्कि ऐसे अगर उनको सूचना है कि कहाँ पर जॉब है, तो ये क्या हो जाना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट घट जाएगा। उसके बाद घट जाएगी यदि अर्थव्यवस्था में हर एक को पूर्ण सूचना प्राप्त हो, हाँ इससे कुछ फर्क पड़ सकता, घट सकती तो हो जाएगा 80। उत्पन्न होती है बेरोजगारी वह करे इसलिए उत्पन्न होती है प्राथमिक रूप से मुद्रा पूर्ति के अनुचित, ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112। वो करें कि मनी का जो डिमांड करा हुआ ना, वो किस कारण से नहीं खिसकता है। देखिए ये मनी सप्लाई है, ये मनी का डिमांड करा हुआ है, ये करें किस कारण से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं करता है, नहीं करता। रियल जीडीपी बढ़ेगी तो कर जाएगा, ठीक है। मॉनेटरी अगर जीडीपी बढ़ेगी तब भी कर जाएगा। प्राइस लेवल बढ़ेगा, प्राइस लेवल बढ़ने से क्या होता है, मनी की डिमांड घट जाती है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, ये चेंज होने से मनी की डिमांड के ऊपर जो है ना, ये इसका स्लोप होता है, स्लोप को कर सकता है ये। जैसे कि मतलब मान लेते कि ये पहले मनी की डिमांड है, अब ये हो जाए आपकी, लेकिन इसका ओरिजिन सेम रहेगा। अब इसको बताओ एक बार कि जब कीमत सूचकांक 125 से बढ़कर ये 150 है बाद में, तो मुद्रा का मूल्य भाई पहले क्या था, 125 था, ठीक है ना। अब इंडेक्स बढ़कर 150 हो गया, तो इंडेक्स बढ़ने का क्या मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। पहले जो चीज मान लेते हैं कि 125 की आती थी, अब वो 150 रुपये की आती है, तो मुद्रा का मूल्य घट जाएगा ना आपका, कितने से, 25% से। 113 का आपका होना चाहिए, एक मिनट 150 ही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 25 ही आना चाहिए, इसका बी आना चाहिए भाई। देखना निकालना आपके हिसाब से क्या रहा, 113 का निकालो सभी। थैंक यू कृष्ण। अच्छा क्वेश्चन नंबर 113 कौन सोल्व कर रहा है, फटाफट कीजिए, तब तक आगे करते। देखिए क्या है, हाँ 25 ही रहेगा ना इसका क्योंकि जितने से इन्फ्लेशन घटता बढ़ता उतने से ही आपकी मनी की जो क्या बोलते हैं, क्या था ऊपर वो, एक सेकेंड, उतना ही मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, घट जाता है इन्फ्लेशन के साथ। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए एक बार कि संतुलित कीमत ऊपर नहीं बढ़ेगी जब ऋणात्मक ढाल वाला मांग होकर दाईं ओर खिसकता है। क्या मतलब है इसका, ये करें ये कि संतुलित कीमत है, ये मान लेते हैं कि ये सप्लाई है, डिमांड है, ये प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। वो कहते हैं कि संतुलित कीमत ऊपर जब तक नहीं बढ़ेगी, ऊपर बढ़ने का क्या मतलब है इसका, ये करें कि कहीं यहाँ पर नहीं जाएगी। कब तक नहीं जाएगी, जब तक जो आपका डिमांड करो कैसा, नेगेटिव स्लोप की राइट साइड नहीं सरकता। बिल्कुल ठीक बात है ये। अगर पूर्ति वक्र लंबवत हो, कीमत के बढ़ने के साथ पूर्ति की मात्रा बढ़ जाए, यानी कि जितना प्राइस, जैसे प्राइस बढ़ा ना वैसे सप्लाई भी बढ़ जाए, सप्लाई करो ऐसा हो जो भी सब्स्टिट्यूशन गुड्स है उनके प्राइस घट जाए, तो मतलब यानी कि 114 का
क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पर अगर सप्लाई करो होता है ऐसा, सप्लाई करो होता है ऐसा, और ये होती है आपकी डिमांड, तो ये क्या ऊपर की तरफ जाती है तो पैरेलल ही रहती है इसकी, ठीक है ना। और अगर सप्लाई करो होता है ऐसा, ये आपकी डिमांड है, ये भी आपकी डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस थोड़ा, यहाँ पर तो सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है, सप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो इसलिए करें कि इक्विलिब्रियम प्राइस तो ये होगा जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर, और ये जब ऊपर शिफ्ट करेगी ना दाईं तरफ, तो कीमत के बढ़ने के साथ पूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी। नहीं कि देखिए कीमत भी बढ़ी, साथ में सप्लाई भी बढ़ गई, ये इस चीज को दिखाता है। तो बी हो जाएगा बेटा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 कि एक फर्म का औसत कुल लागत वक्र न्यूनतम होगा उस उत्पादन स्तर पर जहां, एक चीज देखिए आप, एवरेज कॉस्ट करो को पहले तो आप देख लीजिए किसके मेल से बनता है। ये आपका टोटल कॉस्ट होती है, ये टीएफसी प्लस टीवीसी होती है। उसके बाद आप नीचे ले लीजिए टीसी को अगर क्यू से डिवाइड कर दे, इसको क्यू से डिवाइड कर दे, इसके क्यू से, ये आपका एसी हो जाता है, ये आपका एएफसी हो जाता है, ये आपका एबीसी हो जाता है। ठीक, अब इन्होंने एवरेज कॉस्ट करव की बात की है, तो एवरेज कॉस्ट करव ये होता आपका एवरेज कॉस्ट करव, ये होता आपका एवरेज कॉस्ट करव। उसके बाद आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट करव होता है सर, कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन करता है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और दूसरा होता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करव, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करव होता है। उसके बाद एक होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट करव, मार्जिनल कॉस्ट करव। अब एक चीज देखिए, जो ये मार्जिनल कॉस्ट करव इसका मिनिमम पॉइंट सबसे पहले आता, उसके बाद ये एबीसी के मिनिमम पॉइंट पर कट करता, इस पे इतना उत्पादन होता, उसके बाद ये एसी के मिनिमम पॉइंट पर कट करता है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन, एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्लाइन करती है। और एसी का और एबीसी का जो गैप है ना, ये पहले इतना था, अभी धीरे 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 कम होता जाता है, फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 115 को पढ़ते ही ये क्या कहता है, हमने जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो देख ली है कि एक फर्म का औसत लागत वक्र न्यूनतम यानी कि मिनिमम होगा। न्यूनतम का मतलब है ये कि अब घटनी थी जितनी कॉस्ट घट चुकी है, उस उत्पादन यानी कि उस वो प्रोडक्शन का लेवल होगा कहाँ पर, एक परिवर्तनशील साधनों से, यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट है, सॉरी वेरिएबल फैक्टर से घटते हुए प्रतिफल की शुरुआत का सामना करें। नहीं, जहाँ पर आपके जो वेरिएबल फैक्टर की ये करें कि अभी उनके ना उन पे हमें रिटर्न्स घटने शुरू हो गए, जो वेरिएबल फैक्टर का हम यूज करें। नहीं, अब तो उसके बाद तो एवरेज कॉस्ट करो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं कि ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। पहला तो हो गया गलत। सीमांत लागत जहां न्यूनतम होगी, नहीं सीमांत लागत तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम हो ली थी इधर, उससे तो आपको एवरेज वेरिएबल ये कहता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। फर्म के लाभ हमेशा अधिकतम होंगे, नहीं। सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र, यानी कि देखिए यहाँ पर जो सीमांत लागत वक्र है उसको मार्जिनल कॉस्ट कराओ, क्या करें, नीचे से कट करें, तो ये हो जाएगा आंसर डी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। 115 का बेटा नहीं, बी नहीं होगा, ये वर्मा जी जो आप बता रहे हो ना 115 का भी नहीं बेटा। यहाँ पर क्या है कि सीमांत लागतें जहां न्यूनतम है, जहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है और उसको मार्जिनल कॉस्ट कराओ वहीं पर एक दूसरे के बराबर, यानी कि नीचे से उसको कट भी कर रही है। ओके ओके बेटा, तो चलिए अब क्वेश्चन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर दीर्घकालीन स्थिर उत्पादन स्तर किस तरह का फिलिप्स वक्र प्रस्तुत करता है पूर्ण रोजगार स्तर पर।
देखिए पूर्ण रोजगार पर यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर दीर्घकालीन क्या होगा, लॉन्ग रन ये स्थिर है। जो स्थिर उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन स्तर किस तरह का फिलिप्स कर्व दिखाएगा, मूल बिंदु के नतोदर उनतोदर लंबवत, यानी कि ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा। नतोदर क्या होता है, ऐसा होता शायद, कौन के होता, उनतोदर होगा, ऐसा होगा, यानी कि जैसे इंडिफरेंस कर्व होता, वर्टिकल ऐसा होगा और ये आपका हॉरिजॉन्टल ऐसा होगा। अब आप बताइए जब फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्वेश्चन नंबर 116 का क्या हो जाएगा, वर्टिकल। आपने देखा ना फिलिप्स कर्व कैसा हो जाएगा, इस तरीके का, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 117। हाँ वर्टिकल होगा प्रियंका, वर्टिकल, यस। यदि उपभोक्ता की मौद्रिक आय घट जाती है, देखिए मॉनेटरी इनकम जैसे आपसे कोई पूछे ना आपकी कितनी सैलरी है, तो आप बता दो कि मेरी 1 लाख रुपए है, तो ये मॉनेटरी इनकम है। रियल इनकम क्या होगी, अगर आप बताओ कि परचेजिंग पावर, जब आप बता दो। आप वीडियो को शेयर कर दिया करो बच्चे। अगर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ता है तो आप उसको अपनी वीडियो जो है डेली शेयर कर दीजिए। हाँ सही है प्रियंका। देखिए बेटा, यदि उपभोक्ता की मौद्रिक आय घट जाती है, यानी कि इसकी मॉनेटरी इनकम, आपकी 1 लाख सैलरी थी वो 80,000 हो जाती है, उसके कारण, उसके परिणाम स्वरूप उत्पाद ए की मांग बढ़ जाती है। तो करें कि जब उसकी मॉनेटरी इनकम घट गई, वो करें कि उसके कारण, उसके परिणाम स्वरूप उत्पाद, कोई भी एक प्रोडक्ट ए था, उसकी डिमांड वो कहते हैं कि बढ़ जाती है। तो एक कैसा निष्कर्ष निकलता है, अब ध्यान रखिए आप इसको, देखिए क्या कितना ट्रिकी सा क्वेश्चन। ये कहते हैं कि यदि आपकी इनकम घट जाए, उसके कारण से आपकी किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड है ना वो बढ़ जाए, आपकी इनकम कम होगी है, फिर किसी प्रोडक्ट की, वो एक घटिया वस्तु है, वो एक कैसी वस्तु होगी, आप सही देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 117 का ए हो जाएगा ना। अब इधर रिलेशन है, ये वो इफेक्ट था, ये रिलेशन है कि कैसी होगी, वो घटिया वस्तु होगी कि इनकम घटने पर भी हमें क्या करना पड़ता, घटिया वस्तु को खरीदना पड़ता, क्योंकि इतने पैसे नहीं है कि अच्छी वस्तु खरीद सके हम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118 कि एक प्रतियोगी उद्योग में अतिरिक्त आगम जो एक साधन की अतिरिक्त इकाई लगाने से प्राप्त होती है, इसे उल्लेखित किया जाता है इस साधन की। ये करें कि एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में अतिरिक्त आय, यानी कि अतिरिक्त आय क्या होती है, जो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू होती है, एक साधन की अतिरिक्त इकाई लगाने से प्राप्त होती है। यानी कि जो भी हमने एक एक्स्ट्रा लेबर लगाई, उसके कारण से जो हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त हुई, इसको वो कहते हैं कि उसको क्या बोलेंगे, इस साधन की इसे उल्लेखित किया जाता है इस साधन की सीमांत लागत से, सीमांत के उत्पाद मूल्य से, सीमांत के भौतिक उत्पाद से, सीमांत उत्पादकता से। क्वेश्चन नंबर 118 इसको कहते हैं इसके जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा यूनिट, जो एक्स्ट्रा लेबर लगाई उसने कितना उत्पादन किया है। हाँ इसको करवाऊंगी एक दिन, हाँ इसको करवाऊंगी, आज तो नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन इसको कल, इसको मैं आपको बताऊंगी कि इफेक्ट और इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। उसके बाद है कि उत्पादन अंतराल दिया जाता है, यानी कि जो प्रोडक्शन डिफरेंस होता है ना, उत्पादन गैप, डिफरेंस नहीं, जो प्रोडक्शन गैप की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 119 जो भी प्रोडक्शन गैप होता है, ये होता है एक पोटेंशियल प्रोडक्शन होता है, एक रियल प्रोडक्शन होता है, उसका डिफरेंस होता है। एक उत्पाद के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूर्ति वक्र में उत्पाद के वह करेंगे एक शॉर्ट रन जो प्रोडक्ट कर होती है, एक लॉन्ग रन, क्या अंतर होता है, कि यह है अंतर कि अल्पकालीन पूर्ति वक्र साधारणतः
यानी कि जो शॉर्ट रन के जो सप्लाई करा होता है, दोबारा पढ़ते, कि उत्पाद के अल्पकालीन यानी कि कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन सप्लाई करो में क्या डिफरेंस होगा। कि अल्पकालीन पूर्ति वक्र साधारणतः हॉरिजॉन्टल होता है, दीर्घकालीन वक्र के मुकाबले अधिक बेलोचदार होता है, दीर्घकालीन वक्र के मुकाबले अधिक लोचदार होता है, लोच इकाई के बराबर होता है। डी तो होगा नहीं 120 का। ठीक है, अब देखते दूसरी, दीर्घकालीन वक्र के मुकाबले अधिक लोचदार होता नहीं, दीर्घकाल वाला जो होता ना वो उसका जो सप्लाई करो होता ना शॉर्ट रन में थोड़ा सा इन इलास्टिक होता है, लॉन्ग रन में ऐसे ही डिमांड करो होता है इलास्टिक हो जाता है, तो बी आ जाएगा। डिमांड करो भी ऐसा होता है, शॉर्ट रन में ऐसा होगा और लॉन्ग रन में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। उसके बाद है ओके, कोशिश करते हैं अभी इंग्लिश में। देखिए, संयंत्र का मतलब होता है एक तरीके से प्लांट जो होता है, ठीक है। लेट कीजिए कि एक प्लांट के 10,000 वैल्यू के अतिरिक्त उत्पादन, यानी कि अतिरिक्त क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के कारण पास की नदी में, यानी कि जो भी पास की जो रिवर होगी उसके आसपास जो रिवर होगी उसमें 3,000 की वैल्यू का जो भी उसमें वेस्ट निकलती है वो जमा हो जाती है। इसे जो एडिशनल जीडीपी क्या होगी, नीचे एक बार देखते हैं। जीडीपी की बात की गई, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया जीडीपी से रिलेटेड। ठीक है सीमा, कल देखते बेटा 9 बजे का कर देंगे, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, कल 9 बजे का कर लेंगे। अतिरिक्त जीडीपी का, अतिरिक्त क्या, जीडीपी से रिलेटेड है। अब वो देखो जीडीपी में कमी होगी, जीडीपी में वृद्धि होगी, जीडीपी में वृद्धि होगी, जीडीपी में कमी होगी, यानी कि जीडीपी से रिलेटेड है। अब इसका जो ये वेस्ट है ना, इसका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं, तो सीधा यहाँ पर आप आंसर लिख दोगे। क्या आंसर आ जाएगा आपका कि 10,000 की जीडीपी में, यानी कि एक प्लांट में उसको जो भी जीडीपी इंक्रीज हुई है 10,000 से हुई है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। हाँ, ये क्वेश्चन आप एक बार देखिए कि कल्पना कीजिए, यानी कि एक तरीके से आप इमेजिन कीजिए कि 2010 यानी कि ईयर की बात कर रहे हैं के बीच में मॉनेटरी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी कैसा मॉनेटरी है। वो कहते कि ये थाउजेंड्स बिलियन से इंक्रीज होकर 1500 बिलियन हो गया, यानी कि 1,000 से बढ़कर 1500 हो गया है। प्रियंका, अगर ये इंग्लिश में होता ना तो बेटा मैं इंग्लिश में ही करवाती। मैंने तो आपको बोला कि अगर आपके पास हो इंग्लिश में तो मुझे शेयर कर दीजिए। मुझे पेपर ही नहीं मिले इंग्लिश में कहीं पर भी, इतने सर्च किए, ये भी किसी बच्चे ने मेरे पास सेंड किए थे। हाँ, 3,000 से डिक्रीज क्यों होगी बेटा, आप ये बताओ तो सही। इसमें कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ये सिर्फ ये बोला कि जीडीपी, ठीक है ना, आपकी 3,000 से डिक्रीज नहीं होगी। वो जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नेट थोड़ा बोला वहां पर। इसलिए 10 से ही होगी वो। अब इसको देखिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन बोला, ग्रोस ये है नेशनल प्रोडक्शन, देखते ग्रोस नेशनल, हाँ ठीक है। अब ये कहते हैं कि आपका जो आपने देखा कि ईयर दिया गया 2000 और एक दिया गया 2010, इसमें आपका 1,000 बिलियन है आउटपुट जो भी है, और यहाँ पर आपका 1500। इस टाइम पर आपका जो एक तरीके से प्राइस इंडेक्स है वो 100 है, यहाँ पर है ये 200। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया कि 2010 के लिए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट 2000 की प्राइस पर, यानी कि देखिए 2010 में पूछा गया
ठीक है, तो अब इसको आप क्या करोगे, सीधा आप कर दोगे कि जो 1500 आपका 1500 जो आपका नए 2010 का डिवाइड बाय कितना करोगे, 2000 हो गया आपका, इंटू में प्राइस इंडेक्स के नाम का क्या करोगे, 100 कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 750। 121। हाँ, ये आपको वो वेस्टेज वाला, वो नदी वाला क्या नाम है उसका, वो वेस्टेज से रिलेटेड आपको आंसर याद आ रहा होगा यहाँ पर, रिले और वो दूसरा एक और है। एक तटस्थता वक्र का मतलब होता है इंडिफरेंस करो, सभी पॉइंट पर वस्तुओं के उन समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। वस्तु क्या होती है, जो कमोडिटी, समूह क्या होता है, ग्रुप, प्रतिनिधित्व का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। हेलो देवेंद्र। अब 123 का आंसर बताइए। जितने भी पॉइंट होते ना इंडिफरेंस करो पर, चाहे कोई ए पॉइंट है, चाहे बी है, चाहे सी है, चाहे डी है, सब के ऊपर जो क्या मिलता है उसको यूटिलिटी क्या होती है, उसकी सेम रहती है। हाँ कर देना 2017 से। ठीक है, 16 का, इसमें 15 का बचा हुआ, 17 का अगर आप मुझे इंग्लिश में भेज दोगे तो मैं करवा दूँ। प्रियंका 18, 19, 20। हाँ 2021 का, 2017 का तो शायद मेरे पास भी है इंग्लिश में। 2017 का 18, 19, 20 का बेटा मैंने अचीवर्स एकेडमी पर करवाया हुआ है। अगर आप यहाँ कहोगे तो यहाँ करवा दूंगी उसको। ठीक है ना, तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, सब पर समान संतुष्टि मिलती है उसको, यूटिलिटी जो है ना उसकी सेटिस्फेक्शन, जो यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन समान रहती है। उसकी बात है कि एक पॉलिसी जो इकोनॉमिक जो घटनाएं होती हैं विलक्षणता के अनुकूल होती है वह है, ये कहते हैं कि कोई भी एक पॉलिसी है जो इकोनॉमिक जो भी इवेंट्स या जो भी घटनाएं होती हैं, एक नीति जो आर्थिक घटनाओं की विलक्षणता के अनुकूल होती है वह है संकुचित नीति। संकुचित होती है एक तरीके से जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है ये होती है एक तरीके से सर्टेन, निश्चित। ये होती है रैशनल, ये होती है एक्सटेंसिव, यानी कि जो भी हम विस्तारित का मतलब क्या होता है कि जब हम 2017, 18, 19, 20, 21, चलो प्रियंका सेंड कर देना। बाकी मेरे पास किसी बच्चे ने किए हुए 17 का और शायद 21 का, तो आप भेज देना। हाँ एक्सटेंशन यानी कि जो भी विवेकपूर्ण क्या होते हैं, रैशनल, और संकुचित का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका आंसर बताइए 124 का कैसी होगी, जो भी मतलब जैसी भी परिस्थिति होंगी उनके अनुसार अगर कोई भी पॉलिसी होती है कैसी होती है, वो विवेकपूर्ण यानी कि रैशनल तरीके की पॉलिसी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अब देखिए रियल वेरिएबल की बात करें। रियल वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे प्रोडक्शन हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ये मनी सप्लाई, प्राइस, ये नॉमिनल वेरिएबल होते हैं। अब रियल वेरिएबल की बात है तो रियल वेरिएबल के अंदर आ जाएगा आपका ये इन्फ्लेशन आता है और प्राइस आता है आपका नॉमिनल वेरिएबल में, तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट आएगा इसमें। एक फर्म के लिए शॉर्ट रन एक वह समयावधि यानी कि एक फर्म के लिए जो शॉर्ट रन होता वह अवधि जिसका विस्तार अपर्याप्त है, इसका परिवर्तन करने के लिए उत्पादन, प्रयोग की जाने वाले श्रम की मात्रा, प्लांट एवं भारी उपकरण कीमत। अब आप सभी जानते हैं अल्पकाल में एक फर्म क्या कर सकती है, शॉर्ट रन में एक फर्म क्या कर सकती है।
क्या कर सकती है, वो सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकती है। ये करें कि उसके पास क्या नहीं बढ़ा सकती, वो थोड़ा बहुत जितने भी उसकी कैपेसिटी प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, यानी कि जितने वेरिएबल फैक्टर का यूज करके लेबर को इंक्रीज कर सकती है, प्राइस घटा बढ़ा सकती है डिमांड के अनुसार। लेकिन जो भी प्लांट होंगे ना, हैवी जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, वो उनको चेंज नहीं कर सकती। प्रियंका का कॉन्टैक्ट नंबर ये बेटा 9468008900। नहीं 126 का सी होगा बच्चे, ये PJD के नाम से जो आईडी है ना 6 होगा, सॉरी ये जो 126 का 6 नहीं है, ये सी होगा। क्यों, इन सब में कुछ हद तक जितना भी उसकी कैपेसिटी उतना प्रोडक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर लेबर है उसको तो चेंज कर ही सकती है, प्राइस भी डिमांड के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन हैवी इंडस्ट्री और जो मतलब एक तरीके से प्लांट है वो सेट नहीं कर सकती, इतना सफिशिएंट समय नहीं है। सौदों के लिए मुद्रा की मांग बढ़ेगी, नहीं कि ट्रांजैक्शन के लिए जब मनी की डिमांड बढ़ेगी तब कब बढ़ेगी, जब आपकी ग्रोस डोमेस्टिक या जो भी आप लेन देन के लिए जो पैसे की डिमांड करते हो ना, ये उसकी बात है कि ट्रांजैक्शन के लिए मनी की डिमांड कब बढ़ेगी, जब आपकी जीडीपी कम हो जाएगी 127 का। अब बताओ भाई, जब आपके पास जब देश की जीडीपी कम है तो डिमांड नहीं बढ़ेगी ना। ओके ओके भेज दूंगी। जीडीपी बढ़ जाती, हाँ अगर आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप जरूर मतलब मनी की डिमांड बढ़ेगी। अप्रत्याशित भुगतानों की संभावना है, कुछ नहीं है ऐसा। उसके बाद है कि एक्सटेंसिव, विस्तृत का मतलब होता है एक्सटेंसिव, गहन का मतलब होता है इंटेंसिव। इकोनॉमिक ग्रोथ में अंतर लगभग वही है जो अंतर है बीच ग्रोथ रेट के बीच में, जो अंतर है यानी कि जो डिफरेंस है बीच ग्रोथ रेट 128 का हो जाएगा, और कुल जीएनपी एवं प्रति व्यक्ति जीएनपी यानी कि जो टोटल ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन होता है ना, और जो पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जो जीएनपी होती है, तो वह कहते हैं कि ये इसी तरीके से ये अंतर है। तो इसका हो जाएगा 128 का ए। वही फिर आगा कि रैशनल एक्सपेक्टेशन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है 129 का, कि ये कैसी होती है, रैशनल एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि इसमें किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। सरकार इसमें कोई भी पॉलिसी, किसी भी तरीके की पॉलिसी क्यों ना लेकर आए, जो भी वहां पर लोग होते हैं वो इतने समझदार हो जाते हैं कि उसकी एक भी बात को चलने नहीं देते, एक भी कोई भी पैतरा अपनाए सरकार। तो कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बनाती है, नहीं सभी लोगों को कुछ नहीं, कुछ लोगों को नहीं, तो किसी को भी मूर्ख नहीं बना सकते। रैशनल एक्सपेक्टेशन यही कहता है। देखा था ना आपने जो फिलिप्स कराओ स्टार्टिंग में स्टैटिक एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, वहां पर तो पॉलिसी जैसे ही प्राइस क्या करते हैं, एक तरीके से वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट घटाने के लिए आपने देखा था ना कि अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में कैसा रिलेशन था, नेगेटिव, कि यदि प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन घट जाएगा, यदि प्राइस बढ़ता तो अनएम्प्लॉयमेंट घट जाएगा, यदि प्राइस घटता तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। इसमें ना बिल्कुल भी जो रैशनल एक्सपेक्टेशन है इसमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और ये सारे के सारे अगर आप देखोगे ना, फिलिप्स कराओ, ये मैंने यूट्यूब पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में करवाए हुए सारी की सारी थ्योरी, आप उनको देख सकते हो। समग्र पूर्ति का मतलब एग्रीगेट सप्लाई करो, राइट साइड कब खिसकता है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कराओ। ये करें कि राइट साइड, मान लेते कि इस साइड आ गया, ये कब जाएगा राइट साइड, शिक्षा के अवसर घटेंगे तो फिर कैसे जा सकता है, राइट ही होता है ना, दाया, हाँ राइट। कंपनी के कर बढ़ेंगे तो कैसे एग्रीगेट सप्लाई, टैक्स बढ़ जाएंगे तो सप्लाई थोड़ा बढ़ेगी। उसके बाद है फिर जो संयंत्र यानी कि जो क्या बोलते हैं प्लांट एवं उस उपस्कर में, यानी कि सही बात है, जो प्लांट हैवी इंडस्ट्री और ये लगेंगे ना तो आपका एग्रीगेट सप्लाई यानी कि टोटल जो सप्लाई है इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो जाएगी। राइट साइड जाता तो इंक्रीज हो जाता, तो सी हो जाएगा इसका। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो आप सभी जानते हो कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है,
क्वेश्चन नंबर 131 का, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं ना, तो यही होता फर्स्ट। 132 का, कि फिलिप्स वक्र द्वारा वर्णित, फिलिप्स कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यहाँ पर इन्फ्लेशन या प्राइस होते हैं। फिलिप्स वक्र क्या दिखाता है यहाँ पर, कि वर्णित अदला बदली निम्न में से कौन निर्मित करता है। 132 का है आपका, कि अदा लागतें बढ़ जाती हैं, इनपुट जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, जब कॉस्ट बढ़ेगी, देखिए कॉस्ट अगर इंक्रीज होती है तो अब प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, जिस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। उसके बाद है कि मंदी के समाधान के लिए विस्तारित मौद्रिक नीति की तुलना में विस्तारित राजकोष नीति का तुरंत प्रभाव संभवतः होगा। ये कह रहे हैं कि जो मंदी है, डिप्रेशन है, उसको सॉल्यूशन हम करना चाहते हैं, तो एक्सटेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी के कंपैरिजन में एक्सटेंसिव फिस्कल पॉलिसी यदि लगाई जाए, तो यदि एक्सटेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी के कंपैरिजन में और क्या लगाई जाए, एक्सटेंसिव फिस्कल पॉलिसी लगाई जाए, तो उसका फर्स्ट इम्पैक्ट क्या होगा, यानी कि तुरंत प्रभाव क्या होगा। मंदी है, यानी कि डिप्रेशन में तो हुई, क्या करेगी, नीचे मुद्रास्फीति आएगी। 133 का ये थोड़ा होता है, इससे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। गवर्नमेंट तो एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाली है इधर। ऊंची ब्याज दरें, एक मिनट, विस्तारित मौद्रिक नीति होती है, टैक्स घटाया जाए और एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए। अच्छा, ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग निकलेगा यहाँ पर। क्या है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती, तो एक चीज देखिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मनी की डिमांड कर रही है ना, मनी की डिमांड इंक्रीज होगी जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, तो तुरंत प्रभाव क्या होगा, मनी की डिमांड इंक्रीज होने से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना वो इंक्रीज हो जाएगा। ऊंची ब्याज की दर, यानी कि ब्याज की दर बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तुमने पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या होता है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने लगती है तो उससे क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। जब एक अर्थशास्त्री कहता है कि, चलो जल्दी जल्दी करते हैं, जब एक इकोनॉमिक्स कहता है कि किसी उत्पाद की मांग बढ़ गई है, तब उसका तात्पर्य है कि मांग को बाई ओर खिसक गया। कैसे, बाई ओर का मतलब है कि पहले डिमांड ये थी, अब नीचे की तरफ, ऐसे डिमांड बढ़ती तो ऊपर की तरफ जाएगा ना। उत्पाद की कीमत घट गई है, नहीं, आप देखिए मांग, उत्पाद की मांग बढ़ गई है, यानी कि डी से D1 हो गया है, ये है, अभी शिफ्ट किया है, तो प्राइस का तो कोई मतलब नहीं है। उत्पाद किसी कारण विशेष कर सीमित हो गया, ऐसा भी नहीं है, सीमित हो गया तो डिमांड घटेगी नहीं। उपभोक्ता की अभी इस उत्पाद की किसी दी हुई कीमत पर ज्यादा खरीदने की, यानी कि दिए हुए प्राइस पर आप ज्यादा खरीदो, पहले इसी प्राइस पर इतना था फिर इतना, तो ये डी हो जाएगा इसलिए इसका। अब क्वेश्चन है 135 की, हिस्टेरिसिस का तात्पर्य उस स्थिति से है जहां पर एक चर का मतलब होता है वेरिएबल का इतिहास कैसा होगा। 135 का जो आंसर हो जाएगा, इसके व्यवहार को प्रभावित, चर का इतिहास कैसा, इसके व्यवहार को प्रभावित नहीं करता, इसका आंसर बताना मुझे 135 का क्या होगा। देखते हैं एक बार 135 का आंसर देखते हैं, इसमें दिया होगा ए है शायद इसका, 135 का है ए आंसर, कि हिस्टेरिस का तात्पर्य उस स्थिति है जिसमें एक वेरिएबल का इतिहास ये है कि वर्तमान स्थिति को, यानी कि जो प्रेजेंट की कंडीशन है उसको इफेक्ट करेगा। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको कल आप मुझे इसका आंसर दोगे, अभी दे देती हूँ मैं तो, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ के आना। एक इकोनॉमिक्स में 72 रूल है, ठीक है, सर्च करोगे ना गूगल पर 72 रूल इन इकोनॉमिक्स,
तो आपका निकल कर आ जाएगा। ये बोल रहे हैं कि जीएनपी में 6% की वृद्धि दर पर जीएनपी को दुगना करीब करेगी कब, यानी कि यदि ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन 6% से बढ़ता है तो हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन डबल कब हो जाएगा। तो ये ऐसे होता है, ये 72 रूल मतलब होता है जितने परसेंट से बढ़ते ना उसको नीचे लिख लेते, तो ये हो जाएगा, बस इस 72 को इससे डिवाइड कर देते तो ये हो जाएगा 12। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी, बट इसको पढ़ लेना एक बार। 137 क्वेश्चन क्या कहता है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है। आपको समझ में आ रहा है सभी को या नहीं? यस या नो? कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी तो 10 ही क्वेश्चन, 10 मतलब ये 10-12 क्वेश्चन रहते हैं, जल्दी से कर लेंगे, आगे वाले बिल्कुल आसान है। अब ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है जहां पर उस उत्पादन स्तर पर प्रतियोगी फर्म उस प्रोडक्शन लेवल पर प्रोडक्शन करती है जहां सीमांत लागत 10 है और मार्जिनल रेवेन्यू उसकी 22 है। अब मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा, तो आप सभी बताओ क्या होगा, उसको एमआर ज़्यादा है एमसी से, तो अभी तो वो उत्पादन को बढ़ाती रहेगी। हेलो अरविंद, नमस्ते बेटा, नमस्ते, कैसे हो? तो लागत कम करने के लिए उत्पादन घटाना चाहिए। क्यों लागत क्यों कम करेगी, अभी तो उसकी लागत तो कम ही है। उसके बाद है कि फर्म के प्रति इकाई लाभ में सुधार के लिए उत्पादन की कीमत बढ़ानी चाहिए, कीमत घटानी चाहिए ताकि बिक्री बढ़ाई जा सके। उत्पादन की कीमत अपरिवर्तित रखनी चाहिए, ना डी भी नहीं होगा, तो बी और इसमें से बताओ। बी और सी में से बताओ 137 का कि अभी क्या करना चाहिए, उसको कीमत बढ़ाएगी तो काम नहीं चलेगा, उसको प्राइस घटाना चाहिए ताकि उसकी सेल जो हो बढ़ सके। यदि पीपीसी है ना वक्रमूल बिंदु के नतोदर है, नतोदर का मतलब होता है ऐसा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि सीमांत लागतें घट रही है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बढ़ रही है, ये आ जाएगा इसका बी। ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल नहीं होते, यहाँ पर घटते प्रतिफल होते हैं। 138 का